माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आज बात करने वाले हैं यूपी की पॉलिटिक्स की। जिस तरीके से पूरा घमासान देखने को मिल रहा है, 6 चरण के मतदान हो गए हैं और 7वां चरण का अभी मतदान बाकी है जो 1 जून पर होगा। आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है, अब कहीं ना कहीं जो सियासत है वो पश्चिम यूपी से कहीं ना कहीं पूर्वांचल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसपे मिर्जापुर, कुशीनगर, ऐसी फूलपुर, ऐसी तमाम सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इन्हीं सभी समीकरण पर बात करेंगे कि अखिलेश यादव किस तरीके से चुनावी मैदान में अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे, या भारतीय जनता पार्टी अब पूर्वांचल में किस तरीके के अपने सियासी दांव खेलते हुए नजर आएगी। इन सभी बातों पे मायावती भी हैं, तो इन सब का समीकरण किस तरीके से बनेगा, कौन यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन इस सत्ता से बाहर होगा। आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनुज मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से यूपी का पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर पूर्वांचल में। तनुज, आपको क्या लगता है कि ये जो 2-3 हॉट सीटें हैं वहां पर, मिर्जापुर की बात कर लीजिए, फूलपुर की बात कर लीजिए, आप आजमगढ़ में भी चुनाव हुए, ये तमाम तरीके की सीटें जिसमें कहीं ना कहीं कुशीनगर भी एक मैदान में उतर चुकी है। जब से आजाद वहां पर समर्थन के लिए पहुंच गए, तब से ये कहीं ना कहीं बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का समीकरण बन रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जब पूर्वांचल की बात सामने आती है, पूर्वांचल का नाम सामने आता है, तब मिर्जापुर हो गई, फूलपुर हो गई और जो आजमगढ़ सीट हो गई, इन सीटों की बात कहीं ना कहीं सबसे पहले करी जाती है। कुशीनगर सीट भी देखिए इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन सीटों पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। अखिलेश यादव जो है लगातार इन सीटों पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं और कुशीनगर पर तो इस बार समीकरण कुछ समझता ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो दलित वोट सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर माही माना जाता है, उन वोटों में इस बार टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है यहाँ पर और कैंडिडेट यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी उतारा है और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद उन्हें समर्थन देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुशीनगर सीट बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, कुशीनगर सीट पर पूरा फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो दलित वोट है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं एक दूसरे टकराता हुआ नजर आएगा। वहीं जैसे कि आपने बात आजमगढ़ सीट की करी, आजमगढ़ सीट पर देखिए मतदान हो चुके हैं, पर यह सीट मुझे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि 2019 में जब अखिलेश यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ा था तो भारी बहुमत के साथ यहाँ से जीत हासिल करी थी। हालांकि जब इस सीट पर उपचुनाव हुए थे तब वो समाजवादी पार्टी यहाँ से हार गई थी, लेकिन हार का अंतर मात्र 8000 वोट था। ऐसे में मैं आजमगढ़ सीट को समाजवादी पार्टी के खाते में देखता हूँ। बात अगर मिर्जापुर सीट की करी जाए, मिर्जापुर सीट जो है बेहद खास मानी जाती है। अनुप्रिया पटेल 2014, 2019 और अब एक बार फिर से इस सीट पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। दूसरी तरफ राजा भैया के जो समर्थक हैं, जब से उन्होंने ऐलान किया है अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को अपने समर्थन देने का, तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई है क्या इस बार फिर से समाजवादी पार्टी क्या इस सीट पर जीत दर्ज कर पाएगी। लेकिन मुझे बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की जो वोट अगर देखे जाए उसमें बेहद काफी ज्यादा बहुत ज्यादा ऊपरी चढ़ते दिखाई दी, क्योंकि 2014 में और 2019 की जो वोट बैंक में अगर फर्क देखा जाए तो उसमें फर्क निकल कर सामने आता है तकरीबन 1 लाख वोट का। पूरा उन्हें 1 लाख वोट यहाँ पर बढ़ते दिखाई दिए 2019 में। ऐसे में मुझे लगता है इस सीट पर भले ही अनुप्रिया पटेल को थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, लेकिन जीत वो दर्ज कर लेंगे आसानी से। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर पूरी यूपी की बात कर लिया जाए तो आपको क्या लगता है कि मायावती जिस तरीके से अपना समीकरण बनाते हुए नजर आई, या फिर पीएम मोदी यहाँ पर मैदान में है, तो आपको क्या लगता है कि मायावती जिस तरीके से, ये 2 सवाल होंगे मेरे, जिसमें से मायावती का पहला कि जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा, दलित वोटर्स को साधते हुए नजर आई, तो आपको क्या लगता है कि इस बार वो अपना कितना अच्छे तरीके से गेम खेल सकती हैं? और वहीं वाराणसी सीट की बात कर लिया जाए तो पीएम मोदी किस तरीके से इस बार अजय राय उनके सामने मैदान में है, तो किस तरीके से आप पूरा समीकरण देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आपने जिक्र मायावती का छेड़ा है, तो मायावती ने कोई समीकरण नहीं बनाया है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मायावती पर यहाँ पर बड़े बड़े सवाल उन्होंने इस बार अपने लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप एक तो इंडिया गठबंधन में नहीं जाते, ऊपर से आप उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, तो सब साफ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं आप पूरा फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। बात अपने बनारस की छेड़ी है। बनारस सीट एक ऐसी सीट है, खुद अखिलेश यादव कहते हैं कि बनारस सीट हम नहीं जीत पाएंगे, तो ऐसे में बिल्कुल क्लियर बनारस का बिल्कुल क्लियर तस्वीर हो जाती है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इस सीट से भारी बहुमत के साथ फिर से जीत दर्ज करेंगे। और जो एक कैंडिडेट है विपक्ष में, जो कैंडिडेट है वो एक देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अजय राय का जो नाम है
है वो आप देखिए 2014-2019 में हार का सामना करना पड़ा और बहुत कम वोट मिले। ऐसे में आप बार बार एक ही कैंडिडेट को रिपीट करते आते हैं, जिस कैंडिडेट का कोई सीट पर वहाँ एक पहचान नहीं है। आप उस सीट से ऐसे कैंडिडेट को उतारे जो वहाँ का रहने वाला हो और वहाँ की जनता को जानता हो, वहाँ की जनता उसे प्यार करे। लेकिन फिर भी अगर तनुज कोई भी कैंडिडेट उतार दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी के टक्कर में वो खड़ा हो पाएगा, क्योंकि इस बार आप देखेंगे पूरे देश में जो 400 का पार का नारा है, जो भी प्रत्याशी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं पीएम मोदी के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, अगर ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतार के करेंगे भी क्या कि अगर वहां से कोई कैंडिडेट जीत ही नहीं पाता था। देखिए बिल्कुल आपने सही बोला। देखिए 2014 में तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख के बीच का अंतर था जिससे उन्होंने जीत दर्ज करी थी और उसके बाद तकरीबन 4.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी। तो ये एक आंकड़ा बहुत बड़ा है भाई। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चेहरा नहीं है, वहाँ की जो जनता है उन्हें बेहद प्यार करती है। हालांकि इस बार जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, जनता भले ही वोट बीजेपी को दे रही है, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने बनारस के लिए काम करा है, लेकिन बेरोजगारी महंगाई इस बार मुद्दा है तो थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, वोट गिर सकता है, लेकिन हार का तो कोई मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा बनारस में। लेकिन अच्छा, अगर ये पूरा समीकरण तो बन ही रहा है, लेकिन अगर बात कर ले अमेठी और रायबरेली की, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस वहाँ कौन सी सीटों पर, अमेठी या रायबरेली में से कौन सी सीटों पर जीत दर्ज? देखिए रायबरेली सीट एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है और खुद जो प्रधानमंत्री का चेहरा कहीं ना कहीं बातें निकलकर सामने आ रही है कि भाई चेहरा तो राहुल गांधी होंगे, उनकी खुद के एक नेता है, उन्होंने कह दिया कि भाई आप रायबरेली से एक सांसद को चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री को चुनाव लड़वा रहे हैं, जो हमारा प्रधानमंत्री फेस है। ऐसे में रायबरेली सीट राहुल गांधी बहुत आसानी के साथ जीत दर्ज कर लेंगे यहाँ पर। और वही बात अगर करी जाए अमेठी सीट की, तो अमेठी सीट पर बहुत मुश्किल यहाँ पर दिखाई दे रही है कांग्रेस के लिए। हालांकि पिछली बार वोटों का अंतर मात्र 50,000 था, लेकिन इस बार बात निकलकर सामने आ रही है कि स्मृति ईरानी भले ही वहां पर काम की बात मैं ना करूं, मैं बात करूं सिर्फ आपने जाकर मेहनत बहुत करी है। स्मृति ईरानी जमीनी स्तर पर कई समय से मेहनत करती नजर आ रही है। ऐसे में और कैंडिडेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात यही देखने को मिलती है कि विपक्ष में कैंडिडेट कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग नहीं तो सिंपल सी बात है कि आपकी आसानी से वहां जीत दर्ज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अमेठी में यहाँ पर स्मृति ईरानी जीत दर्ज। लेकिन बीच में अमेठी में जिस तरीके से स्मृति ईरानी का विरोध हुआ, लोग उनके खिलाफ कहीं ना कहीं उतरते दिखाई दिए, तो आपको नहीं क्या लगता कि इस बार अमेठी में कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को बड़ा हो सकता है कि कम वोट पड़े या बड़ा झटका लग सकता है? देखिए विरोध ऐसा नहीं है किस नेता का नहीं होता, बट विरोध तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हो जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि वोट कम पड़ सकते हैं, लेकिन हार का सामना मुझे ही लगता है कि स्मृति ईरानी करेंगी, क्योंकि जब पार्टियां किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़वाती है, पूरा सर्वे करा लेती हैं अपने लोगों से और उन्हें वहाँ की स्थिति पता लग रही है कि आखिरकार अमेठी पर स्थिति क्या है। और जैसे मैंने बात की, अगर राहुल गांधी वाकई में चुनाव लड़ते तब मैं मान सकता था कि कांटे की टक्कर है, राहुल गांधी हरा देते, क्योंकि पिछली बार बहुत बड़ा अंतर नहीं था। बात ये समझने की जरूरत है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी क्यों अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। और रायबरेली तो उनकी सुरक्षित सीट पहले से ही है, उनको अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था। और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते तब शायद अमेठी का समीकरण जरूर बदलता नजर आता। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना होगा कि यूपी की जो सियासत है किस ओर जाती हुई दिखाई देगी, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से मिर्जापुर सीट और ये तमाम पूर्वांचल की सीटें हैं, उस पर अभी भी एक लड़ाई बाकी है, अंतिम चरण का मतदान बाकी है। इसमें कौन अपनी जीत दर्ज करेगा, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट 9